गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स। इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखे थे। अब आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद आपकी बॉडी वो ड्रग के साथ क्या करेगी, वो हमें ये चैप्टर में देखना है। इसमें हम देखेंगे आपके ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, देन एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, देन उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है और फाइनली एलिमिनेशन कैसा होता है। ठीक है। अब आप ये डायग्राम में देखिए, आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है। हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये तीनों को शॉर्ट फॉर्म में ADME बोलते हैं और उसी को ही हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स का डेफिनेशन हमने चैप्टर 1 में देखे हैं। सिंपली फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स क्या होता है कि आपके ड्रग के साथ आपका बॉडी क्या बिहेव करता है, उसको ही हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। जब भी आपका ड्रग आपके बॉडी में जाता है तो वो एब्जॉर्ब होता है, देन डिस्ट्रीब्यूट होता है, देन मेटाबोलाइज होता है और फाइनली एक्सक्रीट होता है। ठीक है। अब हमें ADME स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ड्रग तो ले लेते हैं, बट आपका टारगेट साइट पे कितना क्वांटिटी जा रहा है, कितना मेटाबोलाइज हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए, तो ही हम एग्जैक्ट ड्रग का डोज कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी हमने ये एक सिंपल डायग्राम देखना है। उसमें सिंपली दिखाया हुआ है कि आपका ड्रग लेने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है फार्माकोकाइनेटिक्स का। तो हम देखेंगे, फर्स्ट है आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो हम ड्रग कौन कौन से रूट से लेते हैं। तो फर्स्ट है ओरल है, उसके बाद इंट्रावेनस है, इन्हालेशन है, सबकुटेनियस, ये सब आपके रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। उसके बाद ये ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद वो फ्रॉम दैट साइड वो वहाँ से एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होके वो कहा जाता है ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके अलग अलग कंपार्टमेंट्स में अलग अलग टिश्यू आते हैं, अलग अलग एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स आते हैं। और उसके अलावा जो आपका ड्रग है एब्जॉर्ब हुआ अगर आप ओरल रूट से लेते हैं, ठीक है, अगर आप ओरल रूट से लेते हैं तो वो फर्स्ट जाता है आपका लीवर में। ठीक है। पैरेंट्रली लेते हैं तो आपका ड्रग लीवर में नहीं जाएगा, बट आप मोस्टली जो ड्रग ओरली लेते हैं, थ्रू माउथ लेते हैं, थ्रू ओरल कैविटी लेते हैं, तो वो फर्स्ट एब्जॉर्ब होके कहा जाता है वो आपका लीवर में जाता है। ठीक है। लीवर में जाने के बाद बहुत सारा आपका ड्रग जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और मेटाबोलाइज हो जाता है, और उसमें से जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो फर्दर आपका टारगेट साइट पे जाता है। ठीक है। बट अगर आप ड्रग पैरेंट्रली लेते हैं, मीन्स इंट्रावेनसली लेते हैं, वाया इन्हालेशन लेते हैं, तो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो कि आपका लीवर में होता है वो स्कीप हो जाता है। ठीक है। तो कभी भी आप देखिएगा, तो आप अगर ड्रग ओरली देते हैं तो जितना रिक्वायर कॉन्सेंट्रेशन है उससे वो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मोस्टली ड्रग आपका लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है। तो ये हमें तभी पता चलेगा जब हम सब ड्रग का ADME स्टडी करेंगे। ठीक है। अब आपका ड्रग
एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसा होगा, जहाँ जहाँ आपका ब्लड जाएगा, जहाँ जहाँ साइट पे जाएगा वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वहाँ पे वो आपका एक्शन दिखाएगा या फिर इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, और फाइनली आपका ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, मेटाबोलाइज होके एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये सिंपल इसका डायग्राम है जो आपको दिखा रहा है कि आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे होता है। अभी इसको अपन डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ बायोअवेलेबिलिटी। अब बायोअवेलेबिलिटी क्या है? आफ्टर एब्जॉर्प्शन द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग डोज दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो ड्रग आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन को जाता है, मिलता है, उसको ही हम बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, अब आप अगर समझिए पैरासीटामोल 500 mg लेते हैं ओरली, तो उसमें से अगर आपका जीआई ट्रैक में जाएगा तो उसके बाद वो एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? फर्स्ट लीवर में जाएगा। लीवर में जाने की वजह से उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारा ड्रग आपका मेटाबोलाइज हो जाएगा, और फिर उसके बाद बचा हुआ जो ड्रग है वहाँ से फर्दर आगे जाएगा, फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा और उसके बाद वो इफ़ेक्ट दिखाएगा। इसीलिए आपको ओरल रूट से ज़्यादा ड्रग देना पड़ता है एज़ कंपेयर टू योर पैरेंट्रल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पैरेंट्रल रूट्स में आपका लीवर का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रोसेस स्किप हो जाता है। ठीक है, तो बायोअवेलेबिलिटी टर्म क्या है? जो आपका ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में है उसी को हम बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आपका एडीएमई और फार्माकोकाइनेटिक स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई एडीएमई स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट और वाई फार्माकोकाइनेटिक स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट। आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि वाई फार्माकोकाइनेटिक स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट और वाई एडीएमई स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इंटरचेंजेबल नेम है आपका एडीएमई का फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट अ ड्रग मस्ट अचीव डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन एट इट्स साइट ऑफ एक्शन। आपको अगर डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए तो आपका ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल होने को होना। ठीक है, उसके बाद बट आउट ऑफ टोटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओनली फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेस एट द साइट ऑफ एक्शन। जैसा कि मैंने बोला है, आप अगर ओरली लेते हैं तो आपका बहुत सा ड्रग लीवर ये मेटाबोलाइज कर लेता है और बहुत कम अमाउंट ऑफ ड्रग आपका साइट ऑफ एक्शन पे रीच होता है। ठीक है, सो टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट one must have to knowledge of the fraction of drug dose that reaches the site of action after being effectively absorbed। तो अभी आपका कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग लगेगा आपको डिजायर्ड इफेक्ट मिलने के लिए, यही स्टडी हमें करना है ADMEM। इसलिए हमें उसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अगर वो लीवर में जाता है तो लीवर में कितना मेटाबोलाइज होता है, और मेटाबोलाइज होने के बाद जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स आपका ब्लड और वेंस और आर्टरी का जो सिस्टम है उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन पहुंचता है, और जो कॉन्सेंट्रेशन आपका ब्लड में पहुंचा है वो डिज़ायर्ड इफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है,
इसलिए हमें आपका ADME स्टडी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ADME स्टडी नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितना ड्रग अगर आप ओरली देते हैं तो आपको ब्लड में कितना ड्रग डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट देगा। तो इसलिए हमें ADME स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सो टू गेट डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी फार्माकोकाइनेटिक्स और ADME स्टडी ऑफ ड्रग। ठीक है, हमें डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट चाहिए तो हमें उसका एब्जॉर्प्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, उसके बाद आपका ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है और फाइनली एक्सक्रीट कैसा होता है, ये स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका इम्पोर्टेंस। उसके बाद देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फर्स्ट है जब भी आप ड्रग लेंगे, ड्रग लेने के बाद वो फ्रॉम द साइट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम में जाने तक का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बोले तो क्या, आपका जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से लेके तो ब्लड स्ट्रीम तक, मीन्स आपके ब्लड तक ड्रग पहुँचने के जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग रेफर्स टू इट्स एंट्री फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जो ब्लड स्ट्रीम वहाँ तक का जो है उसको हम बोलेंगे, वो प्रोसेस को बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन, एंड इन्वॉल्व्स द पैसेज ऑफ अ ड्रग डोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और ब्लड है, इसके बीच में बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन्स है। अब ये सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके ही आपका ड्रग जो है वो आपका ब्लड तक पहुंचेगा। तो एब्जॉर्प्शन में ये सब इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब इसके 3 टाइप के प्रोसेसेस है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कितना टाइप का है, 3 टाइप का है। फर्स्ट है आपका सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और थर्ड वन है आपका पिनोसाइटोसिस। फर्स्ट और सेकंड ये आपका ह्यूमन बॉडीज़ में होता है, और जो थर्ड वन है पिनोसाइटोसिस, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा अलग हो गया, इसमें ये आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, ड्रग पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन आइदर बाय वे ऑफ पैसेजेस थ्रू एक्वस पोर्स इन द मेम्ब्रेन और बाय डिसॉल्विंग इन द मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस। ठीक है, अब सिंपल डिफ्यूजन बोले तो आपका जो ड्रग है जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से वो सिंपली डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़ कैसा होगा, आपका सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बायलेयर है। लिपिड बायलेयर में कुछ कुछ आपके एक्वस पोर्स भी है। ठीक है, अगर आपका ड्रग वाटर सोल्यूबल है तो वाटर सोल्यूबल ड्रग क्या होगा, एक्वस पोर्स में डिफ्यूज़ होके वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा, और फर्दर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद दूसरा सेल में एंट्री करेगा, दूसरा एक्वस पोर्स के। ठीक है, वैसे ही सेम अगर आपका ड्रग ऑयल सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल है तो ऐसे ड्रग क्या करेंगे, आपका सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी लिपिड बायलेयर का होता है, तो ऐसे ड्रग क्या करेंगे कि जो लिपिड बायलेयर में जो सब्सटेंसेस है, जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस है, उसमें सोल्यूबल हो जाएंगे और फर्दर वो आपका सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा ही सेम प्रोसेस आपका सेल बाय सेल, टिश्यू बाय टिश्यू ऐसा चलता जाएगा, और फाइनली वो ड्रग आपका ब्लड को रीच होगा, मीन्स आपका ब्लड में चला जाएगा। ठीक है सर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है, मीन्स आपका ATP यूज़ नहीं होता है।
तो ये सिंपल डिफ्यूजन है। सिंपल आपका ड्रग जो है वो सोल्यूबल हो जाएगा, जो भी आपका सेलुलर मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है उसमें, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ये क्या है? दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी। अब देखिए, सिंपल डिफ्यूजन में आपको एनर्जी नहीं लगा, बट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में इसमें एनर्जी यूज़ होता है। एनर्जी यूज़ होता है मीन्स आपका सेल में एक पावर हाउस होता है, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है आपका एटीपी। एटीपी है एनर्जी सोर्स, तो इसमें भी आपका एनर्जी सोर्स यूज़ होता है। इसमें क्या होता है? ड्रग फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विथ कैरियर। इसमें एक तो एटीपी यूज़ होता है, एज वेल एज इसके साथ और एक रहता है आपका कैरियर। कैरियर मॉलिक्यूल रहता है, वो क्या करता है? आपका जो ड्रग है, ड्रग जो कि आपका अवेलेबल है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और उसके बाद वो डिफ्यूज़ होता है आपका सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ होने के बाद सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, और क्रॉस होने के बाद आपका कैरियर मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाता है आपके ड्रग के साथ। डिसोशिएट होके कैरियर मॉलिक्यूल फिर आपका ओरिजिनल पोजीशन, जो कि आपका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे पहुंचता है, जहाँ पे फिर से ड्रग के साथ वो बाइंड होता है, फिर डिफ्यूज़ होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, फिर ड्रग को छोड़ता है। सेम ऐसा प्रोसीजर होता है। अब ये डिफ्यूजन और आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आपका एटीपी यूज़ होता है, मीन्स एनर्जी यूज़ होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये हो गया सेकंड टाइप का प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। देन थर्ड है आपका पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप का आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। ये सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको दिखाया है, ये है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये लिपिड बायलेयर्स है। लिपिड बायलेयर्स में ये डिफ्यूज़ होके सिंपली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। उसके बाद है ये फैसिलेटेड डिफ्यूजन। फैसिलेटेड बोले तो अपना फैसिलिटी है ड्रग मॉलिक्यूल के लिए। एक तो चैनल होंगे या पोर्स होंगे जिससे आपका ड्रग आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद आपका है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, ये ड्रग है, ये कैरियर मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इधर ड्रग छोड़ देंगे और फिर से ये आपका कैरियर मॉलिक्यूल है। कैरियर मॉलिक्यूल फिर यहाँ जाएगा, फिर दूसरे ड्रग्स को लेगा और फिर सेम प्रोसीजर करेगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप का आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। अब उसके बाद ये तो हो गए प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। मीन्स आपके ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम होना या ज़्यादा होना, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग्स। आपका ड्रग का फिजिकल स्टेट क्या है उस पर डिपेंड करता है आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब उसमें एग्जांपल है, लिक्विड्स आर मोर एब्जॉर्ब दैन सॉलिड। अगर आप आपके ड्रग को लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो आपका ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज कंपेयर टू योर सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है। इसलिए कभी भी आप अगर ड्रग देते हैं तो लिक्विड में दीजिए, वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा एज़ कंपेयर टू
सॉलिड डोसेज फॉर्म। उसके बाद क्रिस्टलॉइड्स होते हैं। क्रिस्टलॉइड्स ये कोलाइड जैसे ही होते हैं, बट क्रिस्टलॉइड्स ये जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं कोलाइड से। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलॉइड्स अगर वाटर में डालेंगे या कोई सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। बट कोलाइड्स जो होते हैं, कोलाइड्स अगर आप कोई सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो सस्पेंशन बनाते हैं। तो इसलिए क्रिस्टलॉइड्स ये जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं एज कंपेयर टू योर कोलाइड्स। तो ये दो एग्जांपल आपके फर्स्ट पॉइंट के हो गए। देन सेकंड है पार्टिकल साइज। ड्रग विथ स्मॉलर पार्टिकल साइज शोज ग्रेटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट। अगर ड्रग का पार्टिकल साइज जितना कम रहेगा उतना फास्ट उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब इसके पीछे रीज़न ऐसा है कि जितना स्मॉल पार्टिकल साइज रहेगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उतना ज़्यादा उसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड्स है, उसके सराउंडिंग में जो सेल मेम्ब्रेन है वो उतना ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा और उतना ज़्यादा आपका ड्रग को वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो इसलिए जितना आपका जो ड्रग है जितना छोटा रहेगा उतना उसका ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। थर्ड है कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग एड्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन। अब थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा आपका ड्रग का उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अगर एब्जॉर्प्शन साइड पे आपका ड्रग जितना ज़्यादा अवेलेबल रहेगा उतना आपका जो एब्जॉर्प्शन साइट है वो ड्रग आपका ब्लड के तरफ कैरी फॉरवर्ड करते जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ज़्यादा आपका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है, फैक्टर। उसके बाद फोर्थ है एब्जॉर्बिंग सरफेस। ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी इज रैपिड। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन इंटेस्टाइन इज ग्रेटर देन स्टमक। ये दो पॉइंट्स है। अब माउथ कैविटी बोले तो सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से आपका ड्रग क्यों ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ब्लड फ्लो है, ब्लड कैपिलरीज है, बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अगर सबलिंगुअल रूट से अगर आप कोई ड्रग देते हैं तो वो डायरेक्टली आपका ब्लड में जाता है, इसलिए आपका ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो माउथ कैविटी से ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू योर जीआईटी। ठीक है, बट जीआईटी में भी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन इंटेस्टाइन इज़ ग्रेटर देन स्टमक। स्टमक से ज़्यादा आपका इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अब इसमें क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका जो इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया है तो आपका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, देन फिफ्थ फैक्टर है फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ जीआईटी। जो फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी हम बोल सकते हैं। तो इंक्रीज इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीजेस ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड वाइस वर्सा। अगर आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जैसा कि आपको पता है जो भी आप फूड लेते हैं फूड को आगे ढकेलने का काम कैसा होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही होता है। ठीक है, बट अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका ज़्यादा है, आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा है तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आप ड्रग लेते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन साइट है जहाँ से आपका ड्रग एब्जॉर्ब होना चाहिए वो वहाँ से जल्दी चला जाएगा, जल्दी स्किप हो जाएगा। जल्दी स्किप हो गया तो जो एब्जॉर्प्शन साइट है वहाँ से आपका ड्रग बहुत ही कम एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो इसलिए
इसका उल्टा मीन्स वाइस वर्सा, अगर आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम है, अगर आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम है तो जो एब्जॉर्प्शन साइट है, एब्जॉर्प्शन साइट पे आपका जो ड्रग है वो ज़्यादा देर रहेगा, और ज़्यादा देर रहेगा तो आपका जो ड्रग है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और आपको डिज़ायर्ड कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा आपके ब्लड में। और ब्लड में अगर डिज़ायर कॉन्सेंट्रेशन मिलता है तो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ फैक्टर। देन सिक्स्थ है आपका पीएच ऑफ ड्रग। आपका ड्रग का पीएच भी आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग पे इफ़ेक्ट करता है। अब कैसा करता है? एसिडिक ड्रग्स एब्जॉर्ब थ्रू स्टमक। ठीक है, स्टमक में आपका एसिड होता है, सो जो एसिडिक ड्रग है वो एब्जॉर्ब कहाँ से हो गए? आपके स्टमक से जल्दी हो गए। ठीक है, बट बेसिक ड्रग आपके स्टमक से जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो गए। सो बेसिक ड्रग कहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए? वो हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का बेसिक पीएच होने की वजह से वहाँ से आपका ड्रग एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो ये हो गया सिक्स्थ फैक्टर। देन 7 है और लास्ट है आपका फॉर्मुलेशन। अब फॉर्मुलेशन और फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, पहला फैक्टर और 7 फैक्टर। फॉर्मुलेशन बोले तो आपका जो ड्रग है, ड्रग को आप अगर सायरप बनाते हैं, उसका कैप्सूल बनाते हैं, उसका टैबलेट बनाते हैं, ये अलग अलग फॉर्मुलेशन हो गए। बट हम टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट में सिंपली ड्रग नहीं डालते हैं, ड्रग के साथ उसके एडिटिव्स भी डालते हैं। एडिटिव्स में आते हैं आपके बाइंडर्स आते हैं, देन ग्लाइडेंट्स आते हैं। ये सब चीज़ें डालने के बाद ही आपका टैबलेट बनता है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपके जो एडिटिव्स है, जो मेन ड्रग है उसके साथ जो एडिटिव्स डालते हैं वो एक मेक के साथ कंपैटिबल नहीं रहते हैं, और कंपैटिबल नहीं रहते हैं तो वो भी आपके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका ही एक एग्जांपल दिया हुआ है टेट्रासाइक्लिन का। टेट्रासाइक्लिन का अगर आप टैबलेट बनाते हैं और उसमें अगर आपके एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है? आपका टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस कर देता है। और टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो गया तो अल्टीमेटली आपको एब्जॉर्प्शन कम हो गया तो आपका जो ब्लड में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा, और आपका जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे भी आपका डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। सो ये सब स्टडी हमें करना पड़ता है बिफोर फॉर्मुलेटिंग एनी फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग। तो ये 7 फैक्टर है जो आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जो है उसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन में का एब्जॉर्प्शन जो पार्ट है अपन ने डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, इसके आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।